A very good afternoon everyone. चलिए बेटा स्टार्ट कर रहे हैं द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज बायबैक ऑफ शेयर्स का इलस्ट्रेशन नंबर 4। बेटा बाकी सारे क्वेश्चंस यहाँ हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं एंड देयर आर 3 क्वेश्चंस जो मैंने आप लोगों को होमवर्क के लिए रखे हैं कि आप लोग ट्राई करेंगे, कहीं डाउट होगा आप पूछ लेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 4 बेटा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप पेपर में रिवाइज करना के जाना चाह रहे हैं चैप्टर, तो मैं इलस्ट्रेशन नंबर 4 करके जाऊंगा और इलस्ट्रेशन नंबर 6 करके जाऊंगा। बाकी कोई इलस्ट्रेशन मेरे को देखने की जरूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। इतना इंपॉर्टेंट बेटा ये इलस्ट्रेशन है। इलस्ट्रेशन जो है इंटरेस्टिंग बहुत है, ठीक है, और बहुत इजी इलस्ट्रेशन में से है, ठीक है। बस समझना अच्छे से कि क्या करना क्या है इस इलस्ट्रेशन के अंदर, वो क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। एक्स्ट्रा लिमिटेड एक नॉन लिस्टेड कंपनी है, उसने आपको बैलेंस शीट अपनी दे रखी है, ठीक है। आपको लैक्स के अंदर सारी फिगर्स गिवन है। शेयर कैपिटल है 120 लैक्स। एक बार जाके नोट देखते हैं शेयर कैपिटल का। यू हैव इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 100 एंड 9% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स अगेन ऑफ 100 विच इज फुली पेड अप 20। अब आपको रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है जिसके अंदर कैपिटल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम है। मैं नोट्स पढ़ना शुरू करता हूं। द कंपनी रिडीम द प्रेफरेंस शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 10% ऑन 1 अप्रैल 2021। तो पहला पॉइंट जो इस क्वेश्चन में वो लेकर आ गया, वो कहते हैं कि जी प्रेफरेंस शेयर्स को हम रिडीम करके चल रहे हैं, तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज गवर्न्ड बाय सेक्शन नंबर 55 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो यहाँ पर रिडम्पशन की सारी एंट्रीज जो होती हैं वो हमारे लिए रेलिवेंट हो गई। नेक्स्ट, इट ऑल्सो बॉट बैक 3 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट 30 पर शेयर। देन शेयर्स को आप क्या करके चल रहे हो, बायबैक भी करके चल रहे हो, वो भी कितने शेयर्स, 3 लाख शेयर्स। देन कह रहे हैं इंक्लूडेड इन द इन्वेस्टमेंट वर इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स। कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट है खुद के ही डिबेंचर्स में, जिसकी कॉस्ट 2 लाख थी, फेस वैल्यू 2.20 लाख थी। डिबेंचर्स आपने कैंसिल कर दिए कब, 1 अप्रैल को। तो बेटा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का ना एक तरीका होता है कि आप अपने ही कंपनी के डिबेंचर को खरीद सकते हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करते हैं एंड देन यू कैंसिल दैट डिबेंचर। जब डिबेंचर इशू करे गए होंगे तो लॉन्ग टर्म बॉर्निंग के अंदर डिबेंचर्स आएंगे। व्हेन यू विल इशू डिबेंचर पैसा आएगा, लॉन्ग टर्म बॉर्निंग्स के अंदर डिबेंचर शो होंगे। देन एट अ सर्टेन पॉइंट क्या होगा, अब आप उसको रिडम्पशन करना चाह रहे हैं, तो रिडम्पशन करने का एक तरीका क्या है, दैट यू बाय योर ओन डिबेंचर्स। तो ओपन मार्केट से आप डिबेंचर्स को बाय कर लेते हैं जब वो कम वैल्यू के ऊपर ट्रेड हो रहे, ठीक है। तो 2,20,000 के से आपने डिबेंचर इशू करे थे, 2 लाख में आपको मिल गए मार्केट में, तो आपने क्या करा, वो 2 लाख में बाय कर लिए, ठीक है जी। आपने इसको 2 लाख में से बाय कर लिए, तो अब आप क्या करोगे, आपकी अब इन्वेस्टमेंट है खुद के ही डिबेंचर्स में, और ऑन अदर हैंड आपके साथ इन्वेस्टमेंट है, एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट्स आ रही है, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स, और लाइबिलिटी साइड में डिबेंचर्स हो रहे हैं। अब इसको मैं कैसे कैंसिल कर दूं, हाउ विल आई रिडीम इट, मैं कैंसिलेशन की एंट्री पास कर दूं, मैं इन्वेस्टमेंट कैंसिल कर दूंगा और डिबेंचर्स कैंसिल कर दूंगा। तो कैंसिलेशन की हम एक एंट्री पास करके चलते हैं, ठीक है। तो वो हम यहाँ पर सीखेंगे, हमने पहले भी सीखी है ड्यूरिंग कंसेप्ट, हम यहाँ पर उसको दोबारा सीखेंगे। उसके अलावा कह रहे हैं कि कंपनी के पास 1 लाख इक्विटी स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग थे ऑन द अबव मेंशन डे टू द एम्प्लॉइज एट 20 व्हेन द मार्केट प्राइस वाज 30। कह रहे हैं दिस वाज इंक्लूडेड अंडर करंट लायबिलिटीज एंड ऑन 1 एम्प्लॉइज एक्सरसाइज देयर ऑप्शन फॉर 50,000 शेयर्स। कह रहे हैं 1 लाख इक्विटी ऑप्शन आउटस्टैंडिंग थे कि 20 रुपीज के ऊपर आप शेयर ले सकते हो, जबकि मार्केट प्राइस 30 है। यानी इंप्लॉइज के पास ऑप्शन है कि भाई तुम 20 रुपए में शेयर ले सकते हो, जबकि मार्केट का प्राइस कितना है, 30। 50,000 शेयर्स के लिए ऑप्शन एक्सरसाइज हो रहा है। आपको जनरल एंट्रीज पास करनी थी और बैलेंस शीट बनानी थी, क्लियर है। और उसने बोला है ये ईसॉप किसके अंदर इंक्लूडेड है, करंट लाइबिलिटीज में इंक्लूडेड है। वी विल गो स्लो, एक एक करके पॉइंट उठाना है, उसको पूरा रिवाइज करेंगे, उसकी एंट्रीज करेंगे, ठीक है। बैलेंस शीट बेशक खुद बना लेना, बन जाएगी, लेकिन जनरल एंट्रीज मेरे सब। चलो करें शुरू। बेटा सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले आपके प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हो रहे हैं। चलो पूरा कंसेप्ट रिकॉल कर दें एक बार। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज गवर्न्ड बाय सेक्शन नंबर 55 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आप लोगों ने फाउंडेशन लेवल में पढ़ा था पहली बार,
कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने रिडम्पशन कभी ना पढ़ रखा हो पहले, और प्रेफरेंस शेयर्स। बेटा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स जो होता है वो ये कहता है कि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की अगर करना चाहते हो तो इट कैन बी आउट ऑफ टू सोर्सेस। एक, आप डिविजिबल प्रॉफिट में से रिडम्पशन करके चल सकते हो। दूसरा, आप आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू जो है वो रिडम्पशन आप करके चल सकते हो। ठीक है। अब रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को देखो, मैं आपके सामने कंसेप्ट ही ले आता हूं, ठीक है, ताकि आपको पूरा का पूरा जो है वो क्लैरिटी मिल जाए। ये है बेटा पूरा का पूरा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। मैं ये वाले नोट्स भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है, ये फाउंडेशन के नोट्स हैं। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं सेक्शन 55 से वर्ड होता है। रिडम्पशन कहने आउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है या आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू हो सकता है। कह रहे हैं जो भी शेयर आप रिडीम करने जा रहे हो वो शेयर कैसे होने चाहिए, फुली पेड अप होने चाहिए। और फिर वो कहता है कि जो प्रीमियम होता है ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स उसको हमें राइट ऑफ करना होता है। फाउंडेशन लेवल पे मैं सिखाता हूं कि हम सिक्योरिटी प्रीमियम को यूटिलाइज करके नहीं चलेंगे, बट एट इंटर लेवल हम सिक्योरिटी प्रीमियम यूटिलाइज कर लेंगे। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी यूटिलाइज फॉर प्रोवाइडिंग फॉर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स एज पर सेक्शन नंबर 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है। तो लेकिन फाउंडेशन में जब आपके पास ये चैप्टर था वहां पर स्पेसिफिकली बोल दिया गया था कि कंपनी सेक्शन 133 के साथ कंप्लाई करके चल रही है, उसको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते टाइम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करके चलने हैं जो प्रिस्क्राइब्ड है 133 में। तो कहते हैं वहां पर आप सिक्योरिटी प्रीमियम को यूटिलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस वजह से हमने प्रीमियम को सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ नहीं करा था एट फाउंडेशन लेवल। कह रहे हैं लेकिन अगर रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स है, एक चीज बोली उसने, तो कह रहे हैं नॉमिनल वैल्यू आपको ट्रांसफर करनी होती है सीआरआर। अब इसके पीछे भी एक लॉजिक था। व्हाट इज द लॉजिक? बेटा जो आपकी कैपिटल होती है दैट इज लाइक अ सिक्योरिटी टू द आउटसाइडर्स। ठीक है। अब अगर आप कैपिटल रिडीम करने जा रहे हो, आप प्रेफरेंस शेयर्स की रिडम्पशन करने जाते हो, तो होगा क्या, सिक्योरिटी कम होगी। क्या होगा, आउटसाइडर्स की सिक्योरिटी कम होगी। तो सेक्शन नंबर 55 जब बनाया गया, प्रोविजंस लाई गई, तो उन्होंने सिक्योरिटी को इंटैक्ट रखने के लिए कहा कि आप रिडम्पशन कर ही दो तरीके से सकते हो। कह रहे हैं या तो आप नए शेयर इशू करो, कह रहे हैं या फिर आप क्या करो, डिविजिबल प्रॉफिट यूज करो या कॉम्बिनेशन यूज करो। ठीक है। अगर अब मैं नए शेयर इशू कर रहा हूं, सपोज करो 10 लाख रुपए की प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रहे थे नॉमिनल वैल्यू, तो मैंने 10 लाख के ही अगर नए शेयर इशू कर दिए तो मेरी कैपिटल इंटैक्ट हो गई। दूसरा तरीका वो कहते हैं कि आप आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट करो। अगर आप आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट करते हो, आप सीआरआर में अमाउंट ट्रांसफर कर दी। अब डिविजिबल प्रॉफिट तो फ्री रिजर्व है, लेकिन द मोमेंट आई ट्रांसफर दैट टू सीआरआर वो फ्री नहीं रहे, क्योंकि सीआरआर की यूटिलाइजेशन क्या होती है, बोनस शेयर इशू करने के काम आता है। सीआरआर किसके काम आता है, बोनस शेयर इशू करने के काम आता है। तो वो कहता है कि आप सीआरआर के अंदर नॉमिनल वैल्यू ट्रांसफर कर दीजिए, अल्टीमेटली दैट विल बिकम पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल ओनली। तो आपकी जो सिक्योरिटी थी वो फिर से क्या रह गई, इंटैक्ट रह गई। सिक्योरिटी जो है वो फिर से क्या रह गई बच्चों, इंटैक्ट रह गई। बोलो यहां तक क्लियर होता है? अब अगर आप क्या करके चल रहे हो, कॉम्बिनेशन यूज करके चल रहे हो, यानी समथिंग आउट ऑफ प्रॉफिट्स एंड सम आउट ऑफ फ्रेश इशू, तो जितना आउट ऑफ प्रॉफिट्स है उतना सीआरआर में जाएगा। अब प्रेफरेंस शेयर्स की अब ट्रीटमेंट कैसे होता है, जब आप नए शेयर इशू करोगे, अब हमें स्पेसिफिकली बोल दिया गया है कि अगर आपने डिबेंचर्स इशू करे हैं उससे जो पैसा है आप उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। कोई मुझे लॉजिक बता सकता है इसके पीछे का? आपने डिबेंचर्स इशू करे, उससे जो पैसा आया, प्रोसीड जो है, कहते हैं यू कैन नॉट यूटिलाइज दैट फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन, क्योंकि डिबेंचर्स भी तो बाहर वालों की है। डिबेंचर्स आपका लॉन्ग टर्म बॉर्निंग्स के अंदर आता है, जबकि कैपिटल, शेयर कैपिटल आपकी शेयर होल्डर फंड का हिस्सा बनती है। ठीक है, तो आप उस पैसे को नहीं यूज करेंगे। अब यहां पर क्या है बेटा, देखो अगर आपने नए शेयर इशू करे, अब मैं क्यों सिखा रहा हूँ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर थोड़ा डेप्थ में जाके, कि इन केस अगर क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस लेवल का आ जाए और जरूरत पड़ जाए तो आपको पता होना चाहिए एंट्रीज होती क्या है। ठीक है। अगर शेयर पार पे इशू करे गए हैं, एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर प्रीमियम पे इशू करे गए, बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। एक कंडीशन है कि जो आप प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करने जा रहे हैं वो फुली पेड अप होना चाहिए। ठीक है, सेम कंडीशन बायबैक में भी है, जो शेयर्स बायबैक करने जा रहे हो फुली पेड अप होना चाहिए। अगर फुली पेड अप नहीं है, आप पहले फुली पेड अप बनाओगे तो आप फाइनल कॉल ड्यू करोगे, रिसीव करोगे, तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और जब फाइनल कॉल मिलेगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल। बोलो समझ आया?
अब आपने अगर मान लो क्वेश्चन में कई बार बोल देगा इन्वेस्टमेंट बेचिए, तो इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री हमने बायबैक में भी सीखी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स। अब गेन है या लॉस है, अकॉर्डिंगली प्रॉफिट एंड लॉस विल बी आइदर डेबिटेड और क्रेडिटेड। अच्छा, अमाउंट जो ड्यू होगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या होगा, रिडम्पशन कैन बी एट प्रीमियम, तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कम हो जाएगी। जो प्रीमियम आप एक्स्ट्रा देके चल रहे हो, हम एक अकाउंट ओपन करते हैं प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, टू क्या आ जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। जब पेमेंट करोगे एंट्री क्या हो जाएगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक। अब ये जो प्रीमियम और रिडम्पशन है, मुझे इसको राइट ऑफ करना है। अब इसको राइट ऑफ करने के लिए फाउंडेशन लेवल में हम सिखाते हैं कि आप कैसे राइट ऑफ करोगे, आउट ऑफ प्रॉफिट्स। बट इंटर में मैं क्या बोल रहा हूं कि यू कैन यूज सिक्योरिटीज प्रीमियम एज वेल एंड यू कैन यूज फ्री रिजर्व एज वेल, राइट। इंटर में मैं आपको दोनों चीजें बोलूं। अब अगर आपने रिडम्पशन आउट ऑफ विजिबल प्रॉफिट करी है, तो यू ट्रांसफर द अमाउंट टू सीआरआर, जो किस में से होगी, फ्री रिजर्व में से। तो प्रॉफिट एंड लॉस जनरल रिजर्व अदर फ्री रिजर्व टू सीआरआर, ठीक है। अब कई बार क्वेश्चन के अंदर क्या देगा, बोनस शेयर इशू करें। अब बोनस इज कमांड बाय सेक्शन नंबर 63। बोनस की एंट्री क्या होती है, बोनस दो तरीके से इशू करे जा सकते हैं। बोनस जो है वो कैसे इशू करे जा सकते हैं, तो मेरे को तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस चीजें क्लियर हो गई। चलो अब आ जाओ जरा बोनस के ऊपर। बोनस की बात करके चलो तो बेटा देखो, बोनस जो है वो दो तरीके से इशू करे जा सकते हैं। एक होते हैं कि वो कहता है, बोनस बॉन्ड होता है सेक्शन 63 से। सेक्शन 63 ये कहता है कि एक कंपनी फुली पेड अप बोनस शेयर इशू कर सकती है आउट ऑफ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड फ्री रिजर्व्स। कंडीशंस क्या होती हैं कि बोनस जो है वो ऑथराइज बाय आर्टिकल होना चाहिए, कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए पेमेंट के अंदर ऑफ डिपॉजिट्स, ठीक है, या डेट सिक्योरिटीज, प्रिंसिपल में भी और इंटरेस्ट में भी। कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए इन पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज जो इंप्लॉइज से रिलेटेड है। पार्टली पेड अप अगर शेयर है उसको फुली पेड अप बनाना पड़ेगा। मैं सीधा अकाउंटिंग एस्पेक्ट के ऊपर आता हूं, लॉ के अंदर आपने ये चीजें पढ़नी है, मैं सीधा अकाउंटिंग के ऊपर। देखो बेटा, बोनस शेयर के अंदर दो चीजें हैं। एक है कि आप फुली पेड अप बोनस शेयर इशू कर रहे हो। अगर आप फुली पेड अप बोनस शेयर इशू करके चल रहे हो, तब आप सीआरआर, सिक्योरिटी प्रीमियम और फ्री रिजर्व यूज कर सकते हो। तो सीआरआर अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर एंड देन बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये आपकी एंट्री होती है, ठीक है। लेकिन दूसरा तरीका क्या है कि समटाइम्स यू आर इशूइंग बोनस शेयर्स, कैसे, आप पार्टली पेड अप शेयर्स को फुली पेड अप बना रहे हो बिना शेयर होल्डर से पैसे लिए। उसकी फाइनल कॉल पेंडिंग थी, आप फाइनल कॉल नहीं मांग रहे, आपने कहा देने की जरूरत नहीं है, आपने बस क्या करा, फाइनल कॉल को फुली पेड अप मांगा, ड्यू करा और एडजस्ट कर दिया बोनस के साथ, यू मेड द शेयर्स फुली पेड अप। तो उस केस में आप सिर्फ फ्री रिजर्व यूज कर सकते हो। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट, अदर फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर, देन बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो ये आ गया बोनस का कंसेप्ट। क्लियर, डन, यहां तक क्लियर हुआ। मुझे पता है थोड़ा सा तेज लगा होगा, लेकिन ये तुम लोगों ने फाउंडेशन में पढ़ रखा है। फाउंडेशन में रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स भी था, फाउंडेशन में रिडम्पशन ऑफ ये कौन सा राइट इशू भी था, ठीक है। व्हाट आई विल डू, जिन बच्चों को और ज्यादा डिटेल में चाहिए होगा, ठीक है, पढ़ना होगा, मैं फाउंडेशन की कुछ एक वीडियोस आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिस जिसको चाहिए होगा उसे इंडिविजुअली मांग लेना। मैं फाउंडेशन की कुछ एक वीडियो शेयर कर दूंगा जिसमें इन डेप्थ जाना हो, ठीक है। अदरवाइज जितना समझाया है दैट इज मोर देन सफिशिएंट। बस मुझे इतना बताओ, क्या प्रेफरेंस शेयर्स की ड्यू की एंट्री और पेमेंट की एंट्री समझ में आती है, सीआरआर में क्या ट्रांसफर करना है समझ में आता है, कब ट्रांसफर करना है, बोनस इशू की एंट्री क्लियर है, इतना क्लियर है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू, ठीक है। अच्छा, राइट शेयर्स किसी कंपनी ने इशू करे, तो राइट शेयर्स की एंट्रीज क्या होती है बेटा, राइट शेयर्स की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अगर पार पे है, और अगर प्रीमियम पे है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिंपल। अच्छा, आप इसमें इस वाले क्वेश्चन में अब डिबेंचर वाला पॉइंट आ रहा है, दो डिबेंचर वाला पॉइंट दो बार पहले रिपीट कर चुका हो, बट आई विल रिपीट इट वंस अगेन जब उस एंट्री को करेंगे। और लास्ट आ रहा है ईसॉप, ईसॉप के लिए जरा सस्पेंस सबर रखेंगे, ठीक है। तो चलिए बेटा एक बार शुरू करते हैं। उसने सबसे पहले कहा है कि जनरल एंट्रीज पास करो, तो ये आ गई आपकी जनरल, सारी की सारी अमाउंट जो है वो लैक्स के अंदर है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इन लैक्स। बिल्कुल बेटा आराम से चलूंगा, बेफिक्र हो, बिल्कुल स्लो चलूंगा, ठीक है।
बेटा सबसे पहले हमारे पास क्या है, सबसे पहले उसने बोला कंपनी रिडीम द प्रेफरेंस शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 10% ऑन 1 अप्रैल 2021। बेटा मेरे पास रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कितने के थे, 20 के थे। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कितने के थे नमूनो, 20 के। कैसे रिडम्पशन करके चल रहे हो, प्रीमियम पे। यानी मैं कह रहा हूं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कि आपके 20 आ रखे हैं लेकिन मैंने आपको 22 दे। तो सबसे पहले बेटा मैं ड्यू की एंट्री करूं, सबसे पहले किस चीज की एंट्री करूंगा, ड्यू की एंट्री करूं। तो मैं ड्यू की एंट्री पास करूं, ड्यू की एंट्री बेटा क्या हो जाएगी, आई विल से 9% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। बेशक बच्चों आप लोग अभी ना लिखो, इसकी लिमिटेड सी एंट्रीज है, मैं लिखने के लिए टाइम दे दूंगा, स्क्रीन पे दिखा दूंगा तब लिख लेना, एक बार सिर्फ समझ लो पूरा क्वेश्चन है। 9% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। 20 लाख रुपीज का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, आपको प्रीमियम 10% देना है तो हो गया 2, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देना कितना है 22। क्या ये एंट्री सबको क्लियर होती है। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बेटा आप पेमेंट करके चलोगे, पेमेंट करोगे तो क्या एंट्री हो जाएगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट हो जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो है बेटा वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिट क्या कर दोगे, बैंक को आप क्रेडिट कर दोगे, किस अमाउंट से क्रेडिट कर दोगे, 22 एंड 22। मुझे तो क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर यहां तक क्लियर हुआ, ठीक है। अच्छा, पेशेंस पेशेंस, सब्र, मैं पूरा पढ़ बेटा, मुझे याद है प्रीमियम की एंट्री करनी है, थोड़ा सा सब्र रखो, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ, प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड आउट ऑफ टू वेज, आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू एंड आउट ऑफ, इस क्वेश्चन में जरा मुझे देख के बताओ कैसे हो रही है रिडम्पशन। क्या नए शेयर इशू करने के लिए बोल रहा है, नए शेयर इशू करने के लिए बोला क्वेश्चन में, नहीं बोला ना। तो यानी जितनी भी रिडम्पशन हो रही है क्या वो किस में से हो रही है, फिर फ्री रिजर्व में से हो रही है। अगर फ्री रिजर्व में से रिडम्पशन हो रही है तो ऑब्वियस ही बात है मुझे सीआरआर के अंदर अमाउंट ट्रांसफर करना पड़ेगा। इतना समझ में आता है कि मुझे सीआरआर में अमाउंट ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो आई नो कि मुझे 20 जो है वो सीआरआर में ट्रांसफर करना है। इतना क्लियर होता है, पक्का, यहां तक सारे साथ चल रहे हैं, किसी को पेज तो नहीं लग रहा है यहां तक। चलिए, मैंने अभी सीआरआर की एंट्री पास नहीं करी, ठीक है, अगली एंट्री में करूंगा, मैं एक सिंगल एंट्री पास कर दूंगा सीआरआर, क्योंकि मुझे पता है मेरे को बायबैक भी दिख रहा है, बायबैक का भी सीआरआर में ट्रांसफर होना है, वहां भी सेम कंसेप्ट है, तो मैं कॉमन एंट्री डाल दूंगा। 3 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपए वाले बायबैक कर रहे हो 30 के हिसाब से, करो जरा ड्यू की एंट्री। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट करोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल बच्चों डेबिट करोगे, कितने से डेबिट करोगे, 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 10, 30। प्रीमियम ऑन बायबैक डेबिट करोगे, कितना आ जाएगा प्रीमियम ऑन बायबैक, 60 का प्रीमियम आ जाएगा। 60 कैसे आ रहा है, सबको क्लियर है, 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 20, 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 10, क्रेडिट क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर, क्रेडिट क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर, कितने से, 90 रुपए से। इक्विटी शेयर होल्डर को जब मैं पेमेंट करूंगा तो पेमेंट की क्या एंट्री पास करोगे, इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक एंट्री पास हो जाएगी पेमेंट की, कितने से, 90 रुपए से, एंड 90 रुपए से, लाख में है सब कुछ है, नहीं लिखना नहीं है, मैंने बोला है कि अभी नहीं लिखोगे चलेगा, समझने में ध्यान दीजिए। इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक 90 और 90, बेटा बात मान लो समझ लो एक, मैं नहीं भाग रहा बेटा, ठीक है, यही हूँ क्लास में ही, क्वेश्चन कंप्लीट तुम लिख लोगे उसके बाद ही रिकॉर्डिंग एंड करूंगा इस वाले क्वेश्चन को। चलिए सर, reduction of preference shares can be made out of two sources, fresh issue and free reserve profit। डिविजिबल प्रॉफिट में थे तो सीआरआर में डाला है, बायबैक है, आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू, सिक्योरिटी प्रीमियम, फ्री रिजर्व।
सिक्योरिटी प्रीमियम या फ्री रिजर्व में से है तो सीआरआर में जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में क्या कोई फ्रेश इशू है? नहीं है सर, क्वेश्चन में कोई फ्रेश इशू नहीं है। तो क्या जो 30 है बायबैक वाला वो भी सीआरआर में जाना है? 30 ये वाला 30 भी सीआरआर में जाएगा। जो 20 प्रेफरेंशियल वाला है वो भी सीआरआर में जाएगा। और सीआरआर में जाने के लिए मैंने आपको एक बताया था कि प्रेफरेंस किसको देकर चलोगे, रेवेन्यू रिजर्व को। मेरे पास रेवेन्यू रिजर्व के अंदर 50 लाख है, मेरा पूरा 50 लाख गया, पूरा 50 लाख गया सर। रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट, रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कितने से? 50 एंड 50। ये 50 आया कैसे है, ये सबको क्लियर है? सर हमने क्या कर दिया, मेरे पास अभी एंट्री पेंडिंग चल रही, मैंने 2 एंट्रीज जो पेंडिंग रखी है, प्रीमियम ऑन टर्म्स ऑफ प्रेफरेंशियल को राइट ऑफ करने की, प्रीमियम ऑन बायबैक को राइट ऑफ करने की। मैं क्यों नहीं राइट ऑफ कर रहा हूं, मैं आपको कारण बता रहा हूं। मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा है सिर्फ 60, ठीक है, और पड़ा है कैपिटल रिजर्व, और पड़ा है रेवेन्यू रिजर्व। सर रेवेन्यू रिजर्व तो खत्म हो गया, रेवेन्यू रिजर्व तो खत्म हो गया, सिक्योरिटीज प्रीमियम में पड़ा है सिर्फ 60। सर दो तो यहीं आ गया और 60 जो है इक्विटी वालों का आ गया, टोटल हो गया 62। मेरे पास सफिशिएंट बैलेंस ही नहीं है कि मैं राइट ऑफ कर पाऊं। लेकिन मैं क्वेश्चन को ना ध्यान से देखा, क्वेश्चन में ना आखिर में जाके नए शेयर्स इशू हो रहे हैं और ये शेयर्स प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं, तो मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम और आ जाएगा, तो मैं इस सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज कर पाऊंगा। ठीक है, प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए इस सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज कर पाऊंगा। तो मैं ना वेट कर रहा हूं, चलो पहले सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव कर लेंगे फिर कर देंगे यार ट्रांसफर, क्या दिक्कत है। चलो आगे बढ़ू, बढ़ू आगे। तो मैंने सिर्फ प्रीमियम की एंट्री पेंडिंग रखी हुई है। चलो अब आ जाओ थर्ड के, कह रहे इंक्लूडेड इन इन्वेस्टमेंट वर इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स, ठीक है, कॉस्टिंग 2 लाख, फेस वैल्यू 2.20 lakhs, these debentures were cancelled on 1st April 2021। अब आ जाओ फिर, सर मेरे पास ना लॉन्ग टर्म बोर्निंग के अंदर है 4 लाख, 4 लाख के क्या है डिबेंचर्स, 4 लाख की क्या है डिबेंचर, करेक्ट। अब मैं तो कह रहा हूं कि इन्वेस्टमेंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है 120 की, वो आपको खुद कह रहा है कि इस 120 के अंदर 2 लाख की जो कॉस्ट है ना वो है इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर। वो आपको बोल रहा है कि इसके अंदर 2 लाख जो है वो है इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर, ठीक है। लेकिन उस इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स की, इन डिबेंचर्स की जो फेस वैल्यू है वो 2.20 लाख, यही बोला उसने। अब हुआ क्या होगा सुनेंगे, आपने जब डिबेंचर इशू करे होंगे तो बैंक टू डिबेंचर एंट्री पास करी होगी, टोटल आपने 4 लाख के डिबेंचर इशू कर। अब आप क्या कर रहे हो, अपने ही डिबेंचर्स की रिडम्पशन करके चल, रिडम्पशन करने का क्या तरीका है, एक कि आप अपने ही डिबेंचर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, यू बाय योर डिबेंचर्स फ्रॉम द ओपन मार्केट। जिस तरीके से शेयर्स ट्रेड होते हैं उसी तरीके से डिबेंचर्स भी ट्रेड होते हैं, ठीक है, डिबेंचर्स भी ट्रेड हो सकते हैं। सो आपने जब डिबेंचर इशू करे होंगे, आपने डिबेंचर से 4 लाख के इशू करे हुए, ठीक है। अब क्या हुआ, आपने डिबेंचर्स जो है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करी होगी, तो जब आपने इन्वेस्टमेंट करी होगी ओन डिबेंचर्स यानी अपने डिबेंचर्स बाय करे होंगे, तो वहां पर हम एक एंट्री पास करते हैं। क्या एंट्री पास करी होगी वहां पर आपने, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब यहां पर एक पॉइंट वैसे आप लोगों को और बताना चाहिए, ठीक है, लेकिन मैं उसके ऊपर बात नहीं कर रहा, रिक्वायर्ड नहीं पड़ती यहां पर। जब आप अपने डिबेंचर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो या डिबेंचर्स खरीद रहे हो, क्या वहां पर इंटरेस्ट वाला एलिमेंट भी आ जाएगा? डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट होता है, जिससे भी खरीदोगे वो इंटरेस्ट मांगेगा नहीं मांगेगा, क्योंकि डिबेंचर्स का इंटरेस्ट एक पर्टिकुलर डेट पे मिलता है, ठीक है। बट वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट एंगल। सीधा सीधा कहता हूं, आपने इन्वेस्टमेंट करी ओन डिबेंचर्स में, आपने AS13, आपने इन्वेस्टमेंट करी ओन डिबेंचर्स में 2 लाख 2 लाख, ठीक है, समझ आया क्या किया। अब दो, अब ये जो 2 लाख है ना, एक्चुअल में इसकी फेस वैल्यू 2.20 है। आपने 2,20,000 के इन्वेस्टर डिबेंचर्स जब वो 2 लाख पे थे आपने खरीद लिए, समझ आया।
2,20,000 के जो डिबेंचर इशू करे हुए थे, जब वो 2 लाख के हुए आपने खरीद लिए। अब आपने जैसे ही डिबेंचर खरीदे, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर हो गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इन डिबेंचर्स को कैंसिल कर, क्या करता हूं, कैंसिलेशन की एक एंट्री पास कर दूं। तो अब अगर आप सोच के देखो, इस 120 लाख के अंदर 2 लाख इन्वेस्टमेंट है खुद के डिबेंचर्स में, और लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स के अंदर 2.20 फेस वैल्यू, 2.20 की डिबेंचर, ठीक है, जो मैंने ओपन मार्केट से खरीद ली है कैंसिलेशन के लिए। तो मैं क्या करूंगा, इसका बैलेंस डेबिट, डिबेंचर का बैलेंस क्रेडिट, मैं कैंसिल करूंगा। मैं डिबेंचर्स को डेबिट कर दूं, तो डिबेंचर्स में डेबिट करूंगा 2.20 से, ठीक है। मैं इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर को क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा, कितने से, 2 से। और बेटा मैं क्रेडिट क्या करूंगा, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर, क्रेडिट क्या करूंगा, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर 0.20 से। समझ आया, ये एंट्री क्लियर हो गई। ये एंट्री पूछ रहा था वो आपसे, इंक्लूडेड इन द इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर है जिसकी कॉस्ट है 2 लाख, फेस वैल्यू कितनी थी, 2.20। कह रहे आपने 1 अप्रैल को ये डिबेंचर जो है क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए। चलो क्या एंट्री पास हो जाएगी फिर, आई विल राइट 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। 10% डिबेंचर कितने से डेबिट होंगे, 2.20 से। आई विल क्रेडिट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मैंने क्या करा, क्रेडिट किया, कितने से, 2 से। मैं यहां ब्रैकेट में लिख देता हूं इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर, ठीक है, क्योंकि मेरे को नोट तो ये नहीं रखा अलग से। तो इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर, क्लियर है। और मैंने क्या क्रेडिट कर दिया, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर। मैंने अपने ही डिबेंचर जो कि 2,20,000 के थे, मैंने 2 लाख में खरीद लिए, तो 20,000 रुपए का मेरा फायदा हो गया, ठीक है। तो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर कितना आ गया बच्चों, 0.20। बोलो क्या ये एंट्री क्लियर होगी, क्या यहां तक एंट्री बेटा सबको क्लियर हो गई, डन। तो क्या अभी कैसे कर दूंगा बेटा, प्री, बेटा मेरे पास सफिशिएंट प्रॉफिट है ही नहीं ना, ये मेरा जो प्रॉफिट है ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा, ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। दिस प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। ये किस में ट्रांसफर होगा, ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा बेटा, ठीक है। बेटा ये कैपिटल प्रॉफिट है, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करूंगा, ठीक है। चलो अब आप तुम लोग अगर कह रहे हो मेरे को एंट्री का, चलो मैं तुम्हारे कहने के ऊपर एक एंट्री अगर मैं कर भी दूं, मैं प्रीमियम और बायबैक 60 है, प्रीमियम और बायबैक 60 है, मेरे पास 60 का सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा है, मैं सिक्योरिटीज प्रीमियम टू प्रीमियम और बायबैक कर देता हूँ 60। 60 तो कर ही सकता हूं, दोनों ही करने हैं ना, जो 60 है सीधा सीधा 60 एडजस्ट मार देता हूं। जब मैं ईसॉप वाली एंट्री करूंगा फिर 2 से मैं एडिशनल एंट्री पास कर दूंगा, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ बायबैक, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, वो उसकी अलग एंट्री पास कर दूंगा, क्लियर, समझ आया। तो मैं 2 एंट्रीज पास करने वाला हूं, मैं एक साथ करूंगा बस। अब ये जो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर है, आई विल ट्रांसफर दिस प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर टू कैपिटल रिजर्व। तो मैंने एंट्री करी प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर टू कैपिटल रिजर्व। आपकी बुक के अंदर ये एंट्री उन्होंने कर नहीं रखी, आपकी बुक के अंदर ये एंट्री मिसिंग है, नए एडिशन में कर दियो तो मुझे पता नहीं है, आपकी बुक के अंदर ये एंट्री मिसिंग है, लेकिन इसका इंपैक्ट बैलेंस शीट में आएगा। बैलेंस शीट के अंदर आपको रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर कैपिटल रिजर्व गिवन है 0.20 का, सॉल्यूशन में चेक करो जो बुक का सॉल्यूशन है, कैपिटल रिजर्व गिवन है रिजर्व एंड सरप्लस में 0.20 है। नोट्स में देखो ना, सॉल्यूशन में देखो बेटा, गिवन है ना, इन्होंने एंट्री पास नहीं करी हुई, ठीक है डन। अब आ जाओ मेन मुद्दे के, अब आ जाते हैं उस एंट्री के ऊपर विच इज एक्चुअली गोइंग टू टेक योर टाइम, ठीक है। खत्म है ये क्वेश्चन, बस ईसॉप की एंट्री रह गई है। बैलेंस शीट को मैं वैसे ही बना दूंगा रफ सी, आप लोग फेल करते रहना। द कंपनी हैड 1 lakh ESOP outstanding on the above mentioned date to the employees at 20 when the market price was 30. This was included in the current liabilities. On 1st April, employee exercised their options for 50,000 shares. Basically हुआ क्या है मैं आप लोगों को बता रहा हूं, there used to be 2 papers.
पेपर नंबर 1 अकाउंटिंग, पेपर नंबर 2 एडवांस अकाउंटिंग। जो आपके टॉपिक है, बोनस इशू, राइट इशू, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, कभी सीए इंटर का पार्ट हुआ करते हैं, लेकिन जब नया सिलेबस आया इनको किसमें डाल दिया गया, फाउंडेशन में डाल दिया। ये जो आपका बायबैक वाला चैप्टर है, दिस यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ पेपर नंबर 5 एडवांस अकाउंटिंग, ठीक है। और पेपर नंबर 5 में एक और चैप्टर होता था ईसॉप नाम, रेदर चैप्टर का नाम था शेयर बेस्ड पेमेंट, इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन के नाम से एक चैप्टर होता था, इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के नाम से, ठीक है। ईसॉप क्या है, एक प्रॉपर गाइडेंस नोट था। तो ऑन द बेसिस ऑफ गाइडेंस नोट हम अकाउंटिंग करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ गाइडेंस नोट हम अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है। ईसॉप क्या था सुनेंगे, जल्दी आ, ठीक है। चलिए अब जो लिख रहा हूं बेटा, जितने भी कैपिटल प्रॉफिट्स होते हैं दोज आर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। जो आपको प्रॉफिट हुआ है ऑन द कैंसिलेशन ऑफ द डिबेंचर, दैट इज अ कैपिटल प्रॉफिट एंड कैपिटल रिजर्व इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। आप जो है शेयर्स को फोरफिट करके रीइश्यू करते हो, कैपिटल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर करते हो। आप कोई बिजनेस एक्वायर करते हो जिसके अंदर आपके नेट एसेट्स जो हैं वो कम, वो ज्यादा के हैं और परचेज कंसिडरेशन कम है, तो जो आपका प्रॉफिट है कैपिटल प्रॉफिट है, यू ट्रांसफर दैट टू कैपिटल रिजर्व। सेम लॉजिक यहां पर है, डिबेंचर्स 2,20,000 के थे, आपको 2 लाख के मिल गए, जो आपने कैंसिल करे 20,000 का आपका प्रॉफिट हुआ ऑन कैंसिलेशन, तो दिस इज अ कैपिटल प्रॉफिट, वी ट्रांसफर दैट टू कैपिटल रिजर्व। इट इज अ कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट है बच्चे, कैपिटल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर करो। अगर एक और इस चीज के ऊपर आऊंगा बाद में, ठीक है। ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा, कोई बात नहीं, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी के लिए ध्यान रखो कैपिटल रिजर्व में जाएगा, मेरे को भी ईसॉप पे फोकस कर, ठीक है। कोई बात नहीं, इसको मैं बता दूंगा। एंट्री देखो बेटा, एंट्री नहीं करोगे तो बैलेंस शीट बनाने में गलती हो सकती है, क्योंकि बैलेंस शीट जब आप देखोगे उसमें तो कैपिटल रिजर्व जा रहा है रिजर्व एंड सरप्लस में, एंट्री कर दोगे तो ध्यान रहेगा चाहे सीआर में डालना है तो भूल जाओगे, इस वजह से डाल दिया। क्लियर, चलो चलिए। ईसॉप का कंसेप्ट क्या है, देखो बेटा, अभी बोल रहा हूं, जिस बच्चे को कंसेप्ट समझ में आ जाएगा वो तो एंट्री बड़े आराम से कर लेगा, उसको रट्टा भी ऐसे ही जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई ऐसा बच्चा जिसको अभी ये एंट्री समझ में अगर नहीं आती, कंसेप्ट पूरा समझ में नहीं आता, मैं आप लोगों को आज कभी नहीं बोला है ना फाउंडेशन में ना इंटर में बेटा इसका रट्टा मार, ठीक है। बट यहां मैं कहूंगा कि अगर ये एंट्री के अंदर कहीं दिक्कत आती है, भूल जाते हो, तो ध्यान रखना एंट्री ऐसे कर। कारण क्या है, देयर यूज्ड टू बी अ फुल फ्लेज चैप्टर ऑन दिस टॉपिक एज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस ऑफ इंटरमीडिएट, तो वहां तो बच्चे को दिक्कत ही नहीं आती थी। अब अगर मुझे पूरा ईसॉप समझाना है आपको प्रॉपर मैनर में, तो मुझे कम से कम 1.5 घंटा चाहिए ओनली ऑन द ईसॉप पार्ट। क्या आपको टाइम लगा सकते हो इस टाइम फॉर वन एंट्री, 1.5 आवर? नो। क्या मैं लगा सकता हूं? नहीं लगा सकता। पूरा चैप्टर है यार, अपने आप में गाइडेंस नोट है, कैसे लगा देंगे? नहीं लगा सकता। तो जितना आप लोगों के लिए जरूरी है समझ में आए, मैं उतना करवा के चल रहा हूं। एंट्री के साइड में कुछ चीजें भी लिख दूंगा ताकि आप लोगों को जब रिवाइज करने बैठो ध्यान रखें। बेसिकली ईसॉप का कंसेप्ट क्या है बेटा, मान लेते हैं आप सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं, ठीक है। जैसे ही आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं, आप लोग जॉब ढूंढना शुरू करोगे, अच्छी कंपनी में जॉब ढूंढोगे, एमएनसीज हो गया, यूजुअली एमएनसीज के अंदर आप जॉब के लिए जाओगे जो प्रैक्टिस में नहीं जा रहे हो या किसी और फील्ड में ना जा रहे हो। तो आप जब एमएनसी में, किसी अच्छी एमएनसीज में, बड़ी कंपनी में जॉब के लिए जाते हैं, तो वो आपको ऑफर लेटर देके चलेगी, है ना। आपका इंटरव्यू हुआ, वो आपको ऑफर लेटर देगी। ऑफर लेटर के अंदर ना एक लिखा होता है ईसॉप। क्या लिखा होगा? ईसॉप। ईसॉप क्या है? वो आपको कहते हैं कि अगर आप हमारी कंपनी के साथ से 3 साल जुड़े रहते हैं, मान लेते हैं कि यहां पर आपने ज्वाइन कर, जो भी डेट है, कहते हैं अगर आप हमारी कंपनी के साथ 3 साल रहते हो, तो 3 साल के बाद हम आपको 6 महीने का टाइम देंगे, ठीक है। इस 6 महीने के अंदर आप कंपनी के शेयर्स जो है वो एक्वायर कर सकते हो एट अ प्राइस
जिसको हम बोल देते हैं एक्सरसाइज प्राइस। ठीक है, इसके ऊपर आप एक्वायर कर सकते हो शेयर्स। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है, आपके पास क्या है, ऑप्शन है कि अगर आप चाहो कंपनी के शेयर्स ले सकते हो। डन। अब जिस टाइम पे भी कंपनी में इंप्लॉयमेंट होती है, यानी जब हायरिंग होगी, तो पर इंप्लॉय नंबर ऑफ ऑप्शंस होगी। जैसे मान लेते हैं, वो कहते हैं पर इंप्लॉय 1000 ऑप्शंस। अब से अगर 100 क्या है इंप्लॉइज हैं और 1000 है, तो कितने ऑप्शन हो गए, 1 लाख। यानी कंपनी कह रही है कि 1 लाख हम शेयर्स इशू कर देंगे इंप्लॉइज को। ऑप्शन दे रहे हैं कि अगर इंप्लॉय, तुम अगर कंपनी के शेयर्स चाहते हो, अगर हमारे साथ तुम 3 साल टिके रहे, 3 साल तुमने हमारे साथ काम किया, तो हम तुम्हें 3 साल बाद 6 महीने का टाइम पीरियड देंगे। उस 6 महीने के अंदर तुम हमारी ही कंपनी के शेयर खरीद सकते हो। कितने शेयर खरीद सकते हो, पर इंप्लॉय 1000। ठीक है, से 100 एम्प्लॉइज हैं, पर इंप्लॉय 1000। तो एक इंप्लॉय 1000 शेयर खरीद सकता है। कितने रुपए देके, एक्सरसाइज प्राइस बता दिया जाएगा कि इस प्राइस के ऊपर आप शेयर ले सकते हो, और ये प्राइस जो है वो मार्केट प्राइस से कम नहीं होगा। ये प्राइस जो है वो मार्केट प्राइस से क्या होगा, कम होगा। नाउ इट इज द ऑप्शन। ये इंप्लॉय के पास ऑप्शन है, अगर वो चाहे शेयर्स ले सकता है, अगर वो ना चाहे वो ना ले। अच्छा, अब मुझे इतना बताओ, जब ऑप्शंस कैलकुलेशन करी जाएगी, ऐसा हो सकता है ना कि जिस टाइम पे इंप्लॉय ने ज्वाइनिंग करा, तो एट द एंड ऑफ ईयर देखो, अब मैचिंग प्रिंसिपल नाम की एक चीज है ना, तो यहां पर ना मैचिंग प्रिंसिपल लगता है। तो बेसिकली कह रहे हैं कि ये ना इंप्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस है। क्या है, इंप्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस है, जो आप ना रिकॉग्नाइज करके चलोगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जितना टाइम वो सर्विस करके चल रहा है। बेसिकली ये जो कंडीशन लगाई गई है कि आप 3 साल काम करोगे, ये कंडीशन है कि आपको 3 साल काम करना पड़ेगा। तो इसको मैं बोल देता हूं, ये इसको हम एक नाम देते हैं वेस्टिंग कंडीशन। क्या नाम देते हैं, वेस्टिंग कंडीशन। और ये जो 3 साल है, इस पीरियड को हम क्या बोल देते हैं, वेस्टिंग पीरियड। क्या बोल देते हैं, वेस्टिंग पीरियड। तो वेस्टिंग पीरियड खत्म होने के बाद आता है एक्सरसाइज पीरियड। अगर इस 6 महीने के अंदर शेयर्स के लिए एक्सरसाइज कर दिया ऑप्शन इंप्लॉय ने, उसको शेयर मिल जाएंगे। अगर नहीं करता है तो ये ऑप्शन लैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिर वो नहीं ले सकता शेयर इस प्राइस के ऊपर, फिर वो इस प्राइस के ऊपर शेयर नहीं ले पाएगा। अब जिस टाइम पे कंपनी में ज्वाइन करेगा वो, उसको ऑफर लेटर मिलेगा। ठीक है, जब वो ज्वाइन करता है, उसको पता होगा कि वो किस प्राइस के ऊपर शेयर ले सकता है। एक्सरसाइज प्राइस उसको बता दिया रहेगा कि इस प्राइस के ऊपर शेयर ले सकता है। जिस दिन ये ऑप्शन ग्रांट करा गया है, उसको हम बोल देते हैं ग्रांट डेट। उसको हम क्या बोल देते हैं, ग्रांट डेट। जिस दिन ऑप्शन ग्रांट किया गया कि आपका ये ऑप्शन है, ठीक है, कि आप शेयर ले सकते हो कंपनी, उसको हम ग्रांट डेट बोलते हैं। ये है कंसेप्ट। तो कहते हैं अब ये जो एक्सपेंस है, जो आप इंप्लॉइज को शेयर इशू करके चल रहे हो, इसका जो एक्सपेंस है, आप उस एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज करके चलते हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ वेस्टिंग पीरियड। हम इसको रिकॉग्नाइज करके चलते हैं। नाउ इट माइट हैपन ना कि 3 साल का पीरियड है, इन 3 साल के अंदर कोई नंबर ऑफ इंप्लॉइज ऐसे हैं जो चेंज हो जाए। पहले साल 100 इंप्लॉइज थे, हो सकता है दूसरे साल के एंड में जो है 80 इंप्लॉइज हो, 90 इंप्लॉइज हो, कुछ छोड़ के चले गए। कुछ इंप्लॉइज ऐसे भी तो हो सकते हैं जो ऑप्शन एक्सरसाइज ना करें। ठीक है, बट कंपनी जो है, कंपनी तो एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज करके चलेगी ना। अब इसके ऊपर प्रॉपर एक गाइडेंस नोट, ये बेटा जो शेयर इशू करके चल रहे हैं, ऑप्शन एक्स शेयर इशू करके चल रहे हैं, वो एक तरीके से कंपनी का एक्सपेंस हो गया, एम्प्लॉय को जो शेयर इशू करे। ठीक है, तो उसके ऊपर प्रॉपर एक गाइडेंस नोट है। अब वो गाइडेंस नोट मुझे पूरा नहीं पढ़ा। अब ये जो शेयर इशू करे जा सकते हैं ना, इन शेयर्स को इशू करा जा सकता है किस प्राइस के ऊपर, इन शेयर्स को इशू करा जाता है एक्सरसाइज प्राइस के ऊपर। ठीक है, बट देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ फेयर वैल्यू ऑल्सो। या तो इसको एक्सरसाइज प्राइस के ऊपर इशू करा जाएगा, या इसको फेयर वैल्यू के ऊपर इशू करा जाएगा। या किसके ऊपर इशू करा जाएगा, फेयर वैल्यू के ऊपर इशू करा जाएगा। अब बेटा देखो, यहां पर थोड़ा सा क्या आ जाता है, टेक्निकलिटीज आ जाती है, क्योंकि गाइडेंस नोट है, गाइडेंस नोट पूरा तो पढ़ना नहीं है, तो यहां थोड़ा सा रट्टाफिकेशन ना चाहते हुए भी आ जाता। मैं आपको बता देता हूं, एक तरीका है कि बैलेंसिंग फिगर वाला तरीका, वो सिखा दूंगा अभी एंट्री पास करूंगा। दूसरा तरीका क्या है कि एक प्रॉपर हमें नॉलेज हो कि अच्छा कैसे वैल्यू निकलती है। ठीक है, बेटा देखो, एक होती है इंट्रिंसिक वैल्यू। क्या होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने का क्या तरीका है,
कह रहे हैं आप मार्केट प्राइस में से एक्सरसाइज प्राइस माइनस कर दीजिए। जितना भी एक्सेस ऑफ मार्केट प्राइस होगा, एक्सरसाइज प्राइस है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक वैल्यू। उसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक वैल्यू। कह रहे हैं मार्केट प्राइस इस क्वेश्चन में कितना गिवन है मुझे? 30 का। क्वेश्चन की लास्ट स्टेटमेंट पढ़ लो, क्या लिखा हुआ है। वो कह रहे हैं जब मार्केट प्राइस 30 का था, आप 20 में ऑप्शन दे रहे हो कि 20 में ले ले भाई शेयर। मार्केट प्राइस 30 है, लेकिन हम आपको कितने में ऑप्शन दे रहे हैं? 20 में। मार्केट प्राइस 30 का था, एक्सरसाइज प्राइस कितने का है? 20 का। इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। उसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक वैल्यू। अब शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू तो 10 रुपए ही है ना। आप शेयर ज्यादा में इशू कर रहे हो, तो यहां पर क्या निकाला जाता है? सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्या निकाला जाता है बच्चों? सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है वो निकाला जाता है। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम निकालने का क्या तरीका है? कह रहे हैं आप एक्सरसाइज प्राइस लो, एक्सरसाइज प्राइस इज 20, आप इसके अंदर ऐड क्या करोगे? इंट्रिंसिक वैल्यू। आप इसके अंदर ऐड करो इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू इज 10। इन दोनों का अगर मैं टोटल करूं तो मैं कह सकता हूं ये और कुछ नहीं, ये मार्केट प्राइस है विच इज 30। इन दोनों का टोटल करूं तो ये और कुछ नहीं है, मार्केट प्राइस है विच इज 30। अब इस 30 में से बेटा आप माइनस कर दीजिए फेस वैल्यू, ठीक है? आपके पास क्या आ जाएगा? 10। तो आपका जो बचा, इसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम। तो ई स्वैप के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम निकालने का तरीका ये है। अब मुझे बता, आप में से कई बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं वो सुनो। आप सिक्योरिटी प्रीमियम, बता बच्चा क्या कहेगा? कह रहे हैं सर 10 रुपए नॉमिनल वैल्यू, 20 पे वो शेयर ले सकता है, 10 और 20 का डिफरेंस 10 रुपए, तो सिक्योरिटी प्रीमियम 10 रुपए। सिक्योरिटी प्रीमियम 10 नहीं है, सिक्योरिटी प्रीमियम 20 है। सिक्योरिटी प्रीमियम इज 20। ये पॉइंट है। वही कह रहा हूं कि गाइडेंस नोट है, स्पेशल अकाउंटिंग है। पूरा गाइडेंस नोट नहीं पढ़ाया जा सकता इस टाइप में, ठीक है? तो आप लोगों को थोड़ा सा ही ध्यान रखना पड़ेगा सिक्योरिटी प्रीमियम कैसे निकाला जाए। कह रहे हैं आप मार्केट प्राइस और फेस वैल्यू का डिफरेंस देंगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। एक्सरसाइज प्राइस कितना था? 20। उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू ऐड करी 10 से, आपके पास आ गया मार्केट प्राइस 30 का। फेस वैल्यू कितनी थी? 10 की। जो बचा हो गया है सिक्योरिटी प्रीमियम। क्लियर है? अब इसकी एंट्री कैसे होती है बेटा? अब हर साल क्या करते हैं हम, इसका ना एक्सपेंस रिकॉर्ड करते रहते हैं। तो उसको कहीं ना कहीं कहां रिकॉर्ड करा होगा? करंट लाइबिलिटीज के अंदर ये रिकॉर्ड हो रहा होगा। मतलब हम रिकॉर्डिंग करके चलते हैं इसकी, जो जनरल एंट्रीज पास करते हैं, तो हमने इसको रिकॉर्ड कर दिया होगा किसके अंदर? अब क्वेश्चन में बोला है करंट लाइबिलिटीज के अंदर तुमने रिकॉर्ड करा हुआ है, बोला हुआ है ना क्वेश्चन में कुछ ऐसा कि 1 लाख ऑप्शन है जो आपने कहां पे रिकॉर्ड करे हुए हैं? रिकॉग्नाइज करे हुए हैं करंट लाइबिलिटीज में। लाइन पढ़ो ना बेटा, लास्ट लाइन पढ़ो क्वेश्चन की। ईसॉप वाली ट्रांजेक्शन पढ़ो पूरी। क्या पढ़ी है लाइन, बोलो। द कंपनी हैड 1 लाख ESOP ऑन द अबव मेंशन डेट टू द एम्प्लॉइज, जब मार्केट प्राइस 30 का है, एंड दिस वाज इंक्लूडेड अंडर करंट लाइबिलिटीज। इसको किस में इंक्लूड करा गया है? करंट लाइबिलिटीज में इसको इंक्लूड करा गया है। तो बेटा यहां पर देखो, और ऑप्शन कितने एक्सरसाइज हो रहे हैं? 50,000। 1 लाख ऑप्शन थे, उसमें से एक्सरसाइज कितने हुए हैं अभी? 50,000 एक्सरसाइज हुए हैं, यानी 50,000 एक्सरसाइज नहीं हुए। ठीक है, तो अब यहां पर एंट्री कैसे होगी? मैं बैंक डेबिट करूं कितने अमाउंट से? 50,000 मल्टीप्लाई बाय 20, क्योंकि एक्सरसाइज प्राइस 20 है, यानी मुझे इंप्लॉई 20 रुपए देगा, उसको शेयर मिल जाएगा। तो आई विल डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट विद अमाउंट ऑफ 50,000 इंटू 20। तो कितना अमाउंट आ जाएगा बेटा? 10 लाख। तो यहां 10 आ गए। बोलो ये क्लियर होता? मैं क्या इशू कर रहा हूं? इक्विटी शेयर्स। मैंने एक लाइन छोड़ी है, क्यों छोड़ी है बता दूंगा। इक्विटी शेयर कैपिटल को मैं क्या करूंगा? क्रेडिट करूंगा। इक्विटी शेयर कैपिटल को किस अमाउंट से क्रेडिट करूंगा? सर नॉमिनल वैल्यू से। 5,000, 50,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 10, कितना हो गया? 5 लाख। मैं क्रेडिट करूंगा सिक्योरिटीज प्रीमियम। मैं क्रेडिट करूंगा बच्चों सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम किस अमाउंट से? 50,000 मल्टीप्लाई बाय 20। यहां पर मैं बताऊं बच्चा गलती क्या कर सकता है कि यहां पर सीधा सीधा क्या लिखते हैं? 10। दैट वुड बी अ मिस्टेक। यहां पर क्या आने वाला है? 20। तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 20 मेक्स इट 10। अब यहां पर जो तुम्हारा 5 का डिफरेंस आ रहा है ना बेटा, ये ऑलरेडी करंट लाइबिलिटीज के अंदर आ रहा होगा किस नाम से?
ईसॉप के नाम से। किस नाम से आ रहा होगा? ईसॉप के नाम से। क्या बोलते हैं बेटा इसको? इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। और उसने बोला था ये किसके अंदर इंक्लूडेड है? करंट लाइबिलिटीज में। तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया करंट लाइबिलिटीज, क्योंकि इसके बाद अगर मैं जब बैलेंस शीट बनाऊंगा तो बैलेंस शीट के टाइम पे मैं करंट लाइबिलिटीज में से ये अमाउंट जो है वो माइनस करके चलूंगा। मैं करंट लाइबिलिटीज में से ये अमाउंट क्या करके चलूंगा? माइनस करके चलूंगा। अच्छा, अब यहां पर कितनी अमाउंट आ रही है? यहां पर आने वाला है इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू कितना था? 5000 मल्टीप्लाई बाय 10। यहां पर आएगा इंट्रिंसिक वैल्यू, दैट इज 5000 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, ये एंट्री पास होती है। अब देखा जाए तो ये एंट्री लॉजिक के साथ है, बिकॉज गाइडेंस मोड के चलते हैं। लेकिन मुझे पता है बच्चों को पेपर के अंदर क्या होती है? कंफ्यूजन होती है। बच्चों को पेपर के अंदर क्या होती है? कंफ्यूजन होती है, नहीं रहती है एंट्री ध्यान में कि भाई एंट्री जो है वो करी कैसे थी। तो मैं आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए क्या कर रहा हूं, यहाँ पे साइड में लिख रहा हूं। सिक्योर आऊंगा उस चीज पे। सिक्योरिटीज प्रीमियम कैसे निकला यहां पर? मैंने कहा एक्सरसाइज प्राइस। एक्सरसाइज प्राइस था 20 का। एक्सरसाइज प्राइस था 20 का। आई विल एड इंट्रिंसिक वैल्यू टू इट। इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो कितनी थी? 10 रुपए की इंट्रिंसिक वैल्यू थी, टोटल आया 30 रुपए। समझ में आया मैं इंट्रिंसिक वैल्यू क्यों निकाल रहा हूं अलग से? क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू से आपका ईसॉप डेबिट हो रहा है। मैं वही करूं, पूरी अकाउंटिंग यहाँ पे नहीं सिखाई जा सकती। ठीक है, पूरा गाइडेंस नोट सिखाने बैठ गया फिर तो बेटा बैठे हैं अभी यहीं पे, बैठे हैं अभी हम 4 बजे तक उस हिसाब से। तो इसमें ये आ गया आपका। इसमें से क्या माइनस करूंगा मैं? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू वॉज 10। आपके पास क्या बचेगा? 20। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया? सिक्योरिटीज प्रीमियम पर शेयर। तो ये आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है ये पर शेयर। ठीक है, ये आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम पर शेयर है। अच्छा, अब मैं बात करके चलूं इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकली है। तो सर इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस। मार्केट प्राइस इज 30, एक्सरसाइज प्राइस इज 10, 20। तो इंट्रिंसिक वैल्यू आ गया 10। तो यहां पर ये जो 10 है ये और कुछ नहीं, ये इंट्रिंसिक वैल्यू। समझ आया? तो ये एंट्री पास होती है। बेसिकली मैं बता देता हूँ एंट्री क्या होती है। इंप्लॉई कंपेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। ठीक है, फिर पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इंप्लॉई कंपेंसेशन एक्सपेंस। एवरी ईयर वी पास दिस एंट्री। हम हर साल एक एंट्री पास करते हैं। इंप्लॉई ओवर अ पीरियड ऑफ वेस्टिंग पीरियड, इंप्लॉई कंपेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। ठीक है, अब इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग में जो अमाउंट जाता है वो जा रहा होता है या तो इंट्रिंसिक वैल्यू या वहां जा रहा होगा फेयर वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकलेगा? मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस। मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस, ये आपका इंट्रिंसिक वैल्यू। क्लियर है? बेसिकली आपकी ये क्या है? कॉस्ट है। अगर आप ध्यान से समझो, ये आपको ना कॉस्ट पड़ रही है। बड़ा लॉजिकल है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, आप जरा सोच के देखो, मैं आपको कितने रुपए के शेयर दे रहा हूं? मैं आपको 30 रुपए का शेयर दे रहा हूं। मार्केट वैल्यू 30 है ना उसकी, लेकिन मैं आपको वो शेयर 20 में दे रहा हूं। तो मैं कह सकता हूं ये जो 10 रुपए का डिफरेंस है वो मुझे कॉस्ट पड़ रही है। वो जो 10 रुपए का डिफरेंस है वो मुझे कॉस्ट पड़ रही है। बस मैं ये जो 10 रुपए की जो मुझे कॉस्ट पड़ी है ना, मैं इस कॉस्ट को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग वेस्टिंग पीरियड रिकॉग्नाइज करके चलता हूं, जिसके ऊपर प्रॉपर एक गाइडेंस नोट है। समझ में आया क्या बोला मैंने? मैं आपको 20 रुपए में शेयर दे रहा हूं कि आप 20 रुपए में शेयर ले सकते हो, जबकि उस शेयर की मार्केट वैल्यू 30 है। तो 10 रुपए जो है वो मेरे को कॉस्ट पड़ रही है एक तरीके से। तो मैं क्या कर रहा हूं, उस कॉस्ट को रिकॉग्नाइज करता हूं इंप्लॉई कंपेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। ये इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग हमें इस क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली बोल दिया कि करंट लाइबिलिटीज के अंदर इंक्लूडेड है। यानी मेरी करंट लाइबिलिटीज के अंदर ईसॉप आ रहा है, इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग आ रहा होगा किस अमाउंट से? टोटल जितने नंबर ऑफ ऑप्शन होंगे इस अमाउंट। ठीक है, 10,000 इंटू 10, सॉरी 1 लाख इंटू 10। ठीक है, 10 लाख से आ रहा होगा। लेकिन एक्सरसाइज कितने हुए? 50,000। तो मैंने 50,000 क्या कर दिया इंटू 10 डेबिट कर दी।
मैंने हर साल एक एंट्री पास करी है, इंप्लॉई कंपेंसेशन एक्सपेंस टू इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंप्लॉई कंपेंसेशन एक्सपेंस। क्लियर है? क्लियर हुआ? अब दूसरा तरीका, जो बाकी हुए वो लैप्स हो जाएंगे एट द एंड ऑफ एक्सरसाइज पीरियड। मुझे क्वेश्चन में ये नहीं पता एक्सरसाइज पीरियड कितना है, तो मैंने कोई एंट्री पास नहीं करी। अब आ जाओ जरा टॉपिक वाले तरीके से। देखो सिंपल सी बात है, थोड़ा सी ध्यान रखनी पड़ेगी। बैंक में कितना पैसा आया? बैंक में कितना पैसा आ रहा है? एक शेयर की बात करो, बैंक में कितना पैसा आ रहा है? 20 रुपए। मार्केट प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस का डिफरेंस क्या है? ठीक है। अब देखो याद करने के दो तरीके बता रहा हूं, जिसको जो अच्छा लगे। चलो पहले ये तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का है? 10 का। बस मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए ना तुम एक्सरसाइज प्राइस और फेस वैल्यू का डिफरेंस नहीं लोगे, मार्केट प्राइस और फेस वैल्यू का डिफरेंस लोगे। तो सिक्योरिटी प्रीमियम कितना हुआ? 20 का। सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का हुआ? 20 का। तो आप कह लो इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग जो है वो बाय बैलेंसिंग फिगर बन जाएगा कितने से? 5 से। एक तरीका ये। दूसरा तरीका, शेयर से कितना पैसा आ रहा है? 20, बैंक में गया। शेयर की नॉमिनल वैल्यू कितना? 10, इक्विटी शेयर कैपिटल में गया। एक्सरसाइज प्राइस और मार्केट प्राइस का जो डिफरेंस है ना वो डेबिट में जाने वाला है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग के नाम से। वो कितना है? 10। तो जो आपका क्रेडिट साइड पे डिफरेंस आ रहा है वो सिक्योरिटी प्रीमियम। अब तुम्हारी चॉइस है, जो रट्टा मारना है कि सिक्योरिटी पे ध्यान रखना है कैसे आया था, या ये ध्यान रखना है कि बैलेंसिंग फिगर किसको तुम बनाना चाहते हो। तो जो बच्चा बैलेंसिंग फिगर वाले तरीके से करना चाहता है उसको एक साइड तो ध्यान रखनी पड़ेगी, अच्छा डेबिट में ये था, क्रेडिट में ये था। मेरे लिए कन्वीनियंट क्यों है? क्योंकि हमने तो ईसो पढ़ा रखा है, पूरा गाइडेंस और पूरा ही पढ़ रखा है। तो मेरे को पता है कि यहाँ पर अगर 10 आ रहा है क्यों आ रहा है, यहाँ पर अगर 20 आ रहा है क्यों आ रहा है, वो मुझे पता है। मैंने तो उसकी जस्टिफिकेशन तुम लोगों को लिखवा भी दी है। अब यहाँ पर वही बात है, ये वाला क्वेश्चन अगर पेपर से पहले नहीं देख के जाओगे, अब पेपर में आ गया, 100% इस एंट्री में गलती करके आओगे, बाकी क्वेश्चन ठीक करके आओगे, इस एंट्री में 100% गलती करके आओगे। तभी बोला ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसी क्वेश्चन को कभी एंड पे रखा। और इस बार केस स्टडी भी बेस एमसीक्यू में ये क्वेश्चन डाल दिया। 8 नंबर की केस स्टडी बेस एमसीक्यू आई है, अभी दिखाता हूँ एमसीक्यू। अभी वो वाली एमसीक्यू भी दिखा के चलता हूँ, फिर क्लास एंड करेंगे। तो ये एंट्री पास होगी, सॉल्व नहीं करवाऊंगा, सॉल्व तो तुम लोग ही करोगे वो। ये एंट्री पास होगी, खत्म। अब यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम आ गया मेरे पास 10 का। अब मैं एंट्री पास कर सकता हूं जो मेरी रहती थी, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 62 टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू टू प्रीमियम ऑन बायबैक 60 टू प्रीमियम ऑन बायबैक 60। हो गया क्लियर? हो गया। अब क्या बची? बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट मैं नहीं बना रहा, बैलेंस शीट बनाओगे तुम लोग, मैं रफ में बैलेंस शीट पूरी बना दूंगा। ये लो जी। शेयर कैपिटल कितने का बेटा? 120 का। शेयर कैपिटल कितने का? 120 का। प्लीज बच्चे सबका ध्यान, सामने एंट्री दिखा दूंगा, ठीक है। शेयर कैपिटल कितने का बेटा? 120। इक्विटी शेयर कैपिटल 100 की थी, अब क्या 100 रहेगी या चेंज हो गई? सर चेंज हो गई। सर 100 रुपीज की इक्विटी थी, 100 में से आपने कुछ बायबैक कर दिया। कितना बायबैक करा? 3 लाख बायबैक करा, तो 3 लाख माइनस कर दिया। 3 लाख शेयर बायबैक करे ना मोनो, 30 माइनस करा, नॉमिनल वैल्यू माइनस करोगे ना। अरे इक्विटी शेयर कैपिटल 30 से डेबिट करिए ना, तो 3 लाख इंटू 10, 30 माइनस होगा। आपने नए शेयर इशू करे हैं कुछ, कितने नए शेयर इशू करे हैं? ई स्वैप के अंदर शेयर इशू नहीं करे, 50,000 शेयर, तो 5। टोटल मुझे बताओ इक्विटी कैपिटल कितनी रहेगी? 100 माइनस 30, 70, 70 प्लस 5, 75। तो इक्विटी कैपिटल रहेगी 75 की। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कितने के हो गए? 0 के। तो शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? 75। शेयर कैपिटल क्लियर हो गया, यहां कितना आने वाला है? यहां आने वाला है 75। क्लियर है? ये 75 कैसे आया? पक्का? रिजर्व एंड सरप्लस के ऊपर आ जाओ। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आपको कैपिटल रिजर्व ऑलरेडी गिवन है 8 का, कैपिटल रिजर्व गिवन है ऑलरेडी 8 का। इस 8 के अंदर 0.20 ऐड हो जाएगा, जो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन वाला था,
तो 8.20। रेवेन्यू रिजर्व 50 का था, वो 0 हो जाएगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम 60 का था, 60 के अंदर जो हमें और एडिशन मिला, कितने का मिला है? 20 का, 10 का मिला है। 10 एडिशनल मिला ईसॉप पे, 10 एडिशनल मिला बेटा ईसॉप पे। 70 में से 62 तुमने यूज कर लिया, बचा कितना? हाँ जी, 8। सिक्योरिटीज नेम हो गया 8 का, रेवेन्यू रिजर्व हो गया 0 का, कैपिटल रिजर्व हो गया 8.20, प्लस एक और आ जाएगा सीआरआर। सीआरआर कितने का आएगा? 62 कहां से आ जाएगा सीआरआर? 50। सीआरआर 50, टोटल करो 66.20 आ गया। तो 66.20 किसमें जाने वाला है? रिजर्व एंड सरप्लस में। ठीक है। अच्छा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग बोलो। लॉन्ग टर्म बोरोइंग 4 थी, 4 में से 2.2 गया, तो बचा कितना? 1.8। बेटा क्यों नहीं होगा? फेस वैल्यू पे नहीं आएगा। ठीक है, ट्रेड पेबल 70 के 70 रहेंगे, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 50 रहेगी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 120 थी, 120 में से कितना गया? 2, तो 118 आ जाएगा। क्लियर? कैश और कैश इक्विवेलेंट की बात करते हैं सर। 142 का कैश और कैश इक्विवेलेंट है। आपने प्रेफरेंस शेयर्स को जब रिडीम करा तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 22 दे दिए और 90 दे दिया आपने इक्विटी शेयर होल्डर को। तो 22 माइनस करे प्रेफरेंस शेयर होल्डर के, 90 माइनस करे इक्विटी शेयर होल्डर के। उसके अलावा आपने क्या करा? नए शेयर्स भी इशू करे, तो वहां से आपको 10 आए, तो 10 जो है वो ऐड कर दूंगा नए शेयर्स का। ठीक है, कितना हो जाएगा? 40 बच रहा है, तो यहां पर मुझे बता रहे हैं 40। अब जरा टोटल करो, क्या बैलेंस शीट मैच हो रही है? 50 और 40, 90, 90 और 118, 208, 70, 75 प्लस 68, यहां पर कितना आ रहा है? चेक करो कितना आ रहा है। अरे एक गलती हो गई ना, करंट लाइबिलिटीज में ईसॉप थे, करंट लाइबिलिटीज में ईसॉप थे, तो इस 70 में से मुझे 5 माइनस करना पड़ेगा, 65। अब आ रहा है? अब चेक करो, 208, बैलेंस शीट मैच। बेटा उसने बोला करंट लाइबिलिटीज में है, करंट लाइबिलिटीज नहीं, मेरे को ट्रेड पेबल है, तो मैं क्या करूं? मेरी मजबूरी है, मैं। ठीक है, मुझे बताओ क्या क्वेश्चन डिफिकल्ट है? क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। बात ये है डिफिकल्ट क्यों बन जाता है या कई बच्चों को मुश्किल क्यों आती है इस क्वेश्चन में? क्योंकि यहाँ पर मिक्सअप हो गए एक साथ 4 कंसेप्ट। रिडक्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स भी आ गया, डिबेंचर रिडक्शन भी आ गई, बायबैक भी आ गया, ऊपर से ईसॉप डाल देते हैं साथ में। ठीक है, कि ईसॉप की एंट्री करो। अब ईसॉप अपने आप में बहुत बड़ा कंसेप्ट है बेटा, और ईसॉप होना चाहिए था सिलेबस का पार्ट। मैं कह रहा हूं आप लोग का सिलेबस ऑलरेडी बहुत फास्ट है, लेकिन आई एम ऑफ द ओपिनियन कि ये ईसॉप हटा के गलती करी। ईसॉप शुड हैव बीन पार्ट ऑफ द सिलेबस। ईसॉप नहीं डालोगा, वो मेरे को लगता है कि इंस्टीट्यूट अगर अगली बार जब सिलेबस रिवाइज करे, तो ये हर 5 साल में रिवाइज होना है, अगली बार जब रिवाइज करे ईसॉप ऐड करना चाहिए। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि ईसॉप शुड पार्ट ऑफ बिकम पार्ट ऑफ योर सिलेबस। या तो उसको फाउंडेशन में डाल दो ईसॉप वाले टॉपिक को, या इसमें डाल दो, बट डालो जरूर, वो सिखाना चाहिए बच्चे को। ठीक है, डन। आपका बेटा क्वेश्चन हो चुका हुआ है। बैलेंस शीट की वैल्यूज देख ली सबने? ठीक है, एंट्रीज जिसने नोट डाउन करनी है एक बार एंट्रीज देख लो, फिर हम क्लास एंड कर रहे हैं। डन हो जाएगा, कर दो स्क्रॉल। चलिए एंड करते हैं बेटा सेशन। थैंक यू सो मच। आपका बेटा ये चैप्टर जो है वो पूरा हो चुका हुआ है।